हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेपोलियनिक कोड, जिसे हम सिविल कोड 1804 के नाम से भी जानते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ, उसके कुछ समय बाद जैकोबिन क्लब के रॉबेस्पियरे की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी और उसमें भी जिसमें कुछ कमियां थी, और उसके बाद फिर नेपोलियन वहाँ का मोनार्क बन गया था। नेपोलियन का जो मेन एम था वो था कि बाकी की टेरिटरीज़ पर भी कब्जा करके यूरोपियन की बाकी कंट्रीज़ को भी अपने कब्जे में लिया जाए, फ्रांस का फैलाव किया जाए, फ्रांस की टेरिटरीज़ को बढ़ाया जाए और उन एरियाज़ में भी जो है वही रूल्स, नियम्स, आइडियल्स लागू किए जाएं जो कि फ्रांस में है। ठीक है, तो यानी नेपोलियन का मेन एम था यूरोप की बाकी कंट्रीज़ को अपने अंडर में लेना। ये काम किसने किया? हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जैकोबिन क्लब्स के माध्यम से फ्रेंच आर्मीज़ यूरोप की बाकी की कंट्रीज़ में, यूरोप की जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में गए और वहाँ पर उन्होंने उसको फ्रांस के अंडर में ले लिया। और फ्रांस के अंडर का मीनिंग है नेपोलियन का जो कब्जा था वो फ्रांस के साथ साथ यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में हो गया था। अब नेपोलियन हालांकि मोनार्क था, हालांकि उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था फ्रांस में, लेकिन फिर भी उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाने के लिए, उसे एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, बहुत सारे सुधार उसने उसमें लाए थे जो उसमें कमियां थी। जैसे पहले क्या था, अलग अलग क्षेत्र में जाते थे तो अलग अलग टैक्स सिस्टम था। अगर एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन जो है, ट्रेडर जो है, वो 11 इलाकों से होकर गुजर रहा है तो उसे 11 जगह टैक्स देना पड़ता था। एक यूनिफॉर्म जो है यूनिट्स नहीं थी मेजरमेंट्स की और वेट्स की, ये नेपोलियन ने सुधारा, इस चीज़ में सुधार किए। इसी तरीके से जो अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग रीजन्स की अलग अलग बोलियां थी, जिसकी वजह से लोगों में वननेस की भावना नहीं आ पा रही थी, सब अपने आप को अलग अलग क्षेत्र का ही समझते थे। तो बहुत सारी कमियां थी फ्रांस में जिसे नेपोलियन ने सही किया। एक मोनार्क होने के बावजूद भी उसने उन चीज़ों को सुधारा, फ्रांस में भी और अपने अंडर में जो बाकी की यूरोपियन टेरिटरीज थी उनमें भी। ठीक है, तो उसके इन्हीं रिफॉर्म्स को एक कोड का नाम दिया गया है जिसे हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं। Reforms that were introduced by Napoleon in his captured territories to make system more rational and efficient, known as Napoleonic Code। तो नेपोलियन ने जो भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए अपनी कैप्चर टेरिटरीज़ में, अपने सिस्टम को मोर एफिशिएंट, मोर रैशनल बनाने के लिए, उन्हें हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं। और ये कब आए? 1804 में। क्या थे ये रिफॉर्म्स? अब हम उन्हें देखते हैं कि करके। फर्स्ट आता है एबोलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। सबसे पहले उसने क्या किया, जितने भी बर्थ के बेस पर प्रिविलेजेस थे, बर्थ के बेस पर प्रिविलेज थे, उन्हें उसने ख़त्म कर दिया। यानी अब कोई हायरार्की नहीं रही। हालांकि वो एक मोनार्क था, लेकिन उसने ये हायरार्की बेस्ड जो मोनार्की थी उसको ख़त्म कर दिया, या चर्च की जो हायरार्की चली आ रही थी उसको ख़त्म कर दिया। तो बर्थ के बेस पे जो भी प्रिविलेजेस, जो भी विशेष अधिकार लोगों को मिलते थे, वो नेपोलियन ने ख़त्म कर दिए। तो एबोलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब नेपोलियन ने क्या शुरू किया? इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसने कहा कि सभी, चाहे अमीर हों, गरीब हों, चाहे वो चर्च के आदमी हो, चाहे वो एक किसान हो, सभी कानून की नज़र में एक समान है। तो उसका एक कोड का एक नियम क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सभी एक समान है। अगर एक अमीर आदमी ने भी एक व्यक्ति की हत्या की है या एक कानून को तोड़ा है और गरीब ने भी सेम वही अपराध किया है, तो दोनों को एक समान सज़ा मिलेगी, दोनों को एक समान दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अमीर वर्ग को अमीर होने के नाते या चर्च या शाही परिवार का होने के नाते उसे कम सज़ा मिलेगी। नहीं, दोनों ही कानून की नज़र में इक्वल हैं, इसलिए दोनों को ही बराबर की पनिशमेंट दी जाएगी। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ उसने एस्टेब्लिश किया, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय। नेक्स्ट, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अगला उसने क्या किया? राइट टू प्रॉपर्टी दी। राइट टू प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि हमारी संपत्ति पर हमारा अधिकार है, हम जो कमा रहे हैं वो हमारी प्रॉपर्टी है और उस पर हमारा राइट है, उस पर किसी दूसरे का राइट नहीं है। पहले क्या होता था, फ्रांस में 3 स्टेट्स थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। सारा काम थर्ड स्टेट के लोग करते थे, और जो फर्स्ट स्टेट यानी राजा और राजशाही के लोग, और सेकंड स्टेट यानी चर्च और चर्च के लोग, तो ये दोनों कुछ काम नहीं करते थे। लेकिन जो
थर्ड स्टेट काम आती थी। थर्ड स्टेट जो काम करता था, जो पैसा इकोनॉमिक व्यवस्था को मजबूत कर रहा है, उसका वो पैसा चर्च और राजशाही में जाता था। यानी थर्ड स्टेट की प्रॉपर्टी उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती थी। प्रॉपर्टी उगाने का काम वो करते थे, लेकिन लेके जाता था कौन? फर्स्ट और सेकंड स्टेट। तो नेपोलियन ने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया। अब उसने क्या करा? सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, सभी का अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होगा, किसी की प्रॉपर्टी को कोई दूसरा नहीं छीनेगा। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी उसने दिया। फोर्थ आता है एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। सबसे पहले ये वर्ड्स क्या हैं, क्या है इनका मीनिंग, हम उसे जानते हैं। फ्यूडल सिस्टम यानी अ फ्यूडल सिस्टम is a type of social and political system in which landholders provide land to tenants in exchange for their loyalty and service। देखो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होता था कि जो खासकर राजा लोग जो होते थे वो अपने नोबल्स को, नोबल्स यानी जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको उनकी सर्विस के बदले में लैंड दे दिया करते थे। ठीक है, पूरे के पूरे गांव वही तेरे नाम कर दिया हमने, पूरे के पूरे गांव, कहीं कहीं गांव एक व्यक्ति के नाम हो जाया करते थे। अब यानी वो क्या बन जाते थे? लैंडलॉर्ड। उस पूरे के पूरे गांव के, कहीं कहीं गांवों के लैंडलॉर्ड्स बन जाते थे। अब उस ज़मीन पर पूरी तरीके से किस तरीके से टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, कैसे वहाँ से पैसा उगाया जाएगा, क्योंकि राजा तो कुछ करते नहीं है। राजा लोग वो तो क्या करते हैं, जो किसान लगान दे रहे हैं, जो बिजनेसमैन है जो काम कर रहे हैं उसका टैक्स दे रहे हैं, उसी से तो राजकोष भरते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, राजा लोग अपनी लॉयल्टी के बदले में ये इन लोगों को, अपने नोबल्स को जो उनके लिए काम करते थे, जैसे कि मिलिट्री की सेवा कर दी या दूसरा कोई काम कर दिया, उसके बदले में ये इन लोगों को पूरी की पूरे गांव के गांवों की ज़मीन उनके नाम कर दिया करते थे। अब ये लैंडलॉर्ड जो पूरे के पूरे गांवों के मालिक होते थे, ये क्या करते थे कि उनकी ज़मीन पर जो भी व्यक्ति खेती बाड़ी कर रहा है, अनाज उपजा रहा है, उनसे टैक्स इकट्ठा करते थे। ये सिस्टम बहुत ही गलत सिस्टम था। किसान, मूल जो ज़मीन है वो किसकी है? किसान की। किसान उस पर खेती कर रहा है, लेकिन उस पर खेती करने के साथ साथ वो जो फसल उग रही है वो किसान की नहीं होती थी। उसे, किसान को उसके बदले में कि भाई लैंडलॉर्ड ने मुझे ये ज़मीन दे रखी है, लैंडलॉर्ड की ज़मीन है और ये तो मुझे ज़मीन केवल खेती के लिए मिल रही है, ऐसा सोचकर वो किसान से बहुत ज़्यादा लगान यानी टैक्स लिया करते थे, फसल के रूप में भी और या कैश के रूप में। ठीक है, तो ये फ्यूडल सिस्टम होता था, यानी जिसमें नोबल्स के पास पूरे के पूरे गांव होते थे और उस गांव में जो किसान लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं उन्हें उस खेती के बदले में वहाँ पे उन्हें क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। अपनी फसल का एक हिस्सा जो था लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता था। और ये कई बार तो इतना ज़्यादा होता था कि उस बेचारे किसान जो प्रोड्यूसर है, उस किसान के पास अपनी फैमिली को पालने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। तो नेपोलियन ने इस फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। एक आता है आपका इसमें मैनोरियल ड्यूज़। मैनोरियल ड्यूज़ क्या होते हैं? इसमें क्या होता था, आप लोगों ने सुना होगा बंधुआ मजदूरी, बॉन्ड लेबर। इसमें क्या होता था कि जो जागीरदार होते थे, बड़े बड़े जमींदार लैंडलॉर्ड जो होते थे, वो एक तरफ तो वो किसानों से क्या ले रहे थे? बहुत ज़्यादा लगान ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे। दूसरी तरफ जब उन किसानों की भी तो फैमिली है उनके पास जब अपनी फैमिली को पालन पोषण के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, रोज़मर्रा के खर्चे करने के लिए, लड़की की शादी ब्याह करने के लिए जब पैसा नहीं बचता था, तो ये लोग अपने लैंडलॉर्ड्स के पास जाते थे। ठीक है, और लैंडलॉर्ड क्या करता था? पैसे देता था, लेकिन साथ में कहता था कि तुम्हें उसके बदले कुछ मुझे देना होगा, एसेट कुछ देना होगा, कि गिरवी के तौर पे, कि भाई हमें तेरी ये चीज़ जो है अपने पास प्रोटेक्ट के तौर पे रख रहा हूँ, और जब तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर देगा, ब्याज सहित इंटरेस्ट लिया जाता था उसमें, भारी इंटरेस्ट, तो तब तुम्हें मैं तुम्हारी ये चीज़ वापस कर दूँगा, कोलेटोरियल। ठीक है, तो अगर वो किसान या आदमी वापस नहीं कर पाता था तो वो ज़मीन या जो भी कुछ अपनी कीमती चीज़ दे रहा है वो उसके नाम, जमींदार के नाम हो जाती थी। तो इसे हम कहते हैं मोनोरियल ड्यूज, यानी कि जमींदार जो था वो उन्हें उनकी ज़मीन या कोई कीमती वस्तु, जैसे कि
एनिमल्स हो गए, या कई बार क्या होता था कि वो अपने बच्चों तक को गिरवी रख देते थे कि भाई मैं अपने इस बच्चे को तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, तुम मुझे पैसे दे दो और मैं अपने इस बच्चे को तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, तुम इतने से काम कराओ जितना कराना है, जब मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा तुम इसको मेरे बच्चे को मुझे वापस दे देना। तो यहाँ ये तक चीज़ें जो ये लोग थे अपनी गिरवी रख देते थे, दे देते थे लैंडलॉर्ड्स को। इसे हम कहते हैं मैनुअल ड्यूज। तो क्या होता था कि ज़मीन के बदले या लोगों की कीमती चीज़ों के बदले जागीरदार जो थे उन्हें पैसे देते थे, और जब ये पैसा वो वापस नहीं कर पाते थे तो ये कीमती चीज़ जागीरदार की ही हो जाती थी, क्योंकि उस पैसे पर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, तो वो नहीं दे पाते थे बेचारे गरीब लोग। उन पे तो दोहरी मार पड़ रही थी, एक तो अपनी ज़मीन पर खेती करने के बदले उन्हें एक तरफ तो लगान देना पड़ रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था, दूसरी तरफ जो वो पैसा उन्होंने उधार लिया था उस पर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि वो उधारी चुकाने में ही रह जाते थे, इंटरेस्ट देने में ही रह जाते थे। जो मूल पैसा उन्होंने लिया था वो तो वैसा का वैसा ही रहता था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ जो इसने नेपोलियन ने शुरू करी वो यही थी कि उसने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया कि अब कोई किसी की पूरी ज़मीन नहीं होगी, जो किसान खेती कर रहा है उसकी ज़मीन उस किसान की है। उसने सर्फडम का मीनिंग होता है कि किसान को अपना दास बना लेना, अपना सर्वेंट बना लेना, और मैनोरियल ड्यूज़ को उसने ख़त्म कर दिया। और मैनुअल ड्यूज ख़त्म होने के साथ साथ ही बॉन्डेड फोर्स जो है वो भी ख़त्म हो गई। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स जो थे हम कह सकते हैं नेपोलियन एक मोनार्क होते हुए भी किए थे। नेक्स्ट आता है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस इन टाउन्स वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, टाउन्स में क्या होता था, शहरों में इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसमें काम करने वाले लोग भी हैं, ट्रेडर्स हैं, ये लोग अपनी यूनियन बनाते थे। लेकिन नेपोलियन के आने से पहले इन गिल्ड बनाने पर, इस तरह की यूनियंस, गिल्ड यानी यूनियंस बनाने पर रिस्ट्रिक्शंस थे, रोक थी। ये लोग अपनी यूनियन नहीं बना सकते, यानी अपने राइट्स के लिए डिमांड नहीं कर सकते थे। तो जब नेपोलियन आया तो उसने ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। जब नेपोलियन आया तो उसने देखा कि इकोनॉमी कैसे मजबूत हो सकती है। एक तो यूनिफॉर्मल सिस्टम होना चाहिए हर जगह, दूसरा यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उसे मार्केट तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी तो अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम भी तो अच्छा होना चाहिए। तो उसने इस चीज़ पर ध्यान दिया और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, उनमें सुधार किए। यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मीजर्स वर एडोप्टेड। यूनिफॉर्म लॉज, पहले मैंने तुम्हें जैसे बताया कि पहले क्या होता था कि हर जगह अलग अलग कानून थे। 11 इलाकों से जा रहे हो तो एक व्यापारी को, एक ट्रेडर को 11 जगह पर टैक्स देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। ठीक है, यहाँ पर अगर एक कपड़े की एल था, कपड़े की यूनिट थी, एक एल में अगर एक जगह पर कुछ यूनिट आती थी मेजरमेंट में और दूसरी जगह पर कुछ आती थी, तो इस सिस्टम को उसने ख़त्म किया नेपोलियन ने, और पूरी कंट्री के लिए और जहाँ जहाँ भी उसका कैप्चर था पूरे उसमें एक यूनिफॉर्म लॉ और वेट और मीज़र का एक स्टैंडर्डाइजेशन मेथड जो था उसने शुरू किया कि सब जगह एक ही यूनिट होगी। कपड़े की एक यूनिट है तो एक ही होगी, दूध की 1 लीटर दूध की जो यूनिट है वो 1 लीटर ही रहेगी, उसमें जितने मिलीलीटर दूध आएगा वो सेम रहेगा हर जगह। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है तो 1000 मिलीलीटर ही बाकी जगहों पर रहेगा। ठीक है, तो उसने पूरे देश में यूनिफॉर्म लॉज जो है शुरू कर दिए। एडॉप्टेड कॉमन नेशनल करेंसी अडोप्ट की गई। पहले हर जगह की अलग अलग करेंसी होती थी, अलग अलग उसकी वैल्यू थी। कहीं पे एक तोला सोने के भाव कुछ हो रहा है तो दूसरे में दूसरा है। अब उसने क्या हुआ, और करेंसी उस समय यही होती थी, कहीं पे सोने के सिक्के चलते थे, कहीं पे चांदी के सिक्के चलते थे, तो सब जगह अलग अलग वैल्यू थी। नेपोलियन ने इस सिस्टम को ख़त्म कराया। उसने कहा क्योंकि इकोनॉमिक तभी मजबूत हो सकती है जब हर जगह एक ही तरह के नियमों का पालन किया जाए, तो उसने कॉमन नेशनल करेंसी को अडॉप्ट किया। इस तरह हम देखते हैं कि नेपोलियन कोड के अंतर्गत नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो फ्रांस में और बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ में थे उन चीज़ों को उसने किया। प्रिविलेजेस ख़त्म कर दिए, इक्वलिटी लाया, फ्रीडम लेकर आया, राइट टू प्रॉपर्टी, पीजेंट सबसे बड़ी चीज़ थी कि उसने सर्फडम और मैनुअल ड्यूज़ और फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्लेवरी आ रही थी वो इसी की वजह से थी।
ठीक है, इन चीज़ों को उसने ख़त्म किया। जो यूनियन बनने पे रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। यूनिफॉर्म लॉज एंड वेट्स एंड मेजर के एक स्टैंडर्ड यूनिट शुरू कर दी जो हर जगह सेम थी। एक नेशनल करेंसी अडॉप्ट करी जो पूरे देश में एक ही लागू होगी। जैसे आज क्या है, हमारा रुपया हर जगह पूरे देश में रुपया ही हमारी करेंसी है। ठीक है, कहीं पर अब सोने के सिक्के चांदी के सिक्के नहीं चलते, हर जगह हमारी करेंसी है रुपया। तो इसी तरीके से नेपोलियन ने भी एक ही नेशनल करेंसी को शुरू किया। अब कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई है तो उसके साथ बुराइयां भी हैं। तो नेपोलियन का जो नेपोलियनिक कोड था, सिविल कोड था, ये बहुत अच्छा था। उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी थे। कुछ इसमें लूप होल्स भी थे, कुछ कमियां भी थी। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियनिक कोड और नेपोलियन रूल। अब हम पढ़ेंगे कि नेपोलियन रूल के कुछ ड्रॉबैक्स, क्या क्या कमियां थी नेपोलियन की। क्योंकि अगर सब कुछ सही था तो फिर नेपोलियन का विरोध भी ना होता ना कहीं। अगर सब कुछ ही सही होता तो लोग नेपोलियन के विरोध में खड़े ना होते, अगर वो इतना ही अच्छा था तो। लेकिन ऐसा नहीं था, उसमें बहुत सारी कमियां थी। शुरू में सबने इन सुधारों को देखा। कहते ना, ऊंची दुकान फीके पकवान या दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जैसी कहावतें हमने सुनी है। तो उसी तरीके से नेपोलियन का भी रूल रहा। जब यूरोप की बाकी कंट्रीज़ में पता चला कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुई है और वहाँ पे फ्रीडम भी आ गई, इक्वालिटी भी आ गई और नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स कर दिए, तो उन्होंने भी चाहा कि भाई हमारी कंट्री में भी ऐसी रिफॉर्म्स होने चाहिए। और जैकोबिन क्लब्स ने ऐसे रास्ते बना दिए जिससे कि फ्रेंच आर्मी उनकी कंट्रीज़ में आए और वहाँ पर भी नेपोलियन अपना यही रिफॉर्म्स वाला रूल जो है वो लागू करे। बहुत सारी कंट्रीज़ में नेपोलियन ने अपना रूल्स जो है बनाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के पास वो रूल आया, जब उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट रूप में उन्होंने देखा, तब पता चला कि सब कुछ सही नहीं है, इसमें तो बहुत कमियां हैं। और उन्होंने ये दुआ करी कि इससे अच्छा तो हमारा मोनार्की सिस्टम ही था। ठीक है, तो क्या थी ये ड्रॉबैक्स या क्या थी ये कमियां? इन द बिगिनिंग Napoleon army and his reforms were welcomed, but soon it turned to hostility and opposition. तो शुरू में तो नेपोलियन की आर्मी की उसके रिफॉर्म्स का हर जगह स्वागत हुआ, हर यूरोपियन कंट्रीज का बड़ा जोर शोर से स्वागत किया कि हमारे देश में भी अब सुधार होंगे, हमें भी मोनार्की से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जल्दी ही ये हॉस्टिलिटी और अपोजिशन में चेंज हो गया, हर जगह उसका विरोध किया जाने लगा। क्या रीजन थे इसके पीछे? फर्स्ट, अगेन इंट्रोड्यूस्ड ऑटोक्रेसी और मोनार्की एंड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी। सबसे बड़ी कमी तो क्या थी कि उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म करके फिर से ऑटोक्रेसी को शुरू कर दिया था। हालांकि उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, मगर वो जैसे दिखते थे वैसे नहीं थे। भाई मोनार्की तो मोनार्की रहती है, उसमें जनता के पास तो कुछ होता ही नहीं है, जो होता है वो नाम मात्र के लिए होता है। ठीक है, तो ये कमी तो थी ही कि उसने ऑटोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। सेकंड, उसकी कमी क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिड नॉट मीन पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर ऑल एज इट वाज ओनली फॉर एक्टिव सिटीजन्स। और दूसरी इसकी क्या कमी थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए, जो फ्रीडम की, इक्वालिटी की बात की गई थी, उसका मीनिंग ये नहीं था कि ये पॉलिटिकल फ्रीडम सबके लिए ही है। जैसा हमें पता है, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था और अभी हमने 10th में भी अपने शुरू में देखा था, ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम दी गई थी केवल एक्टिव सिटीजन्स को दी गई थी। जो पैसिव सिटीजन्स थे, जिसमें कि पूरा वुमेन वर्ग और हमारे जो मैन आते थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, वो लोग आते थे। एक्टिव सिटीजन्स में केवल वो मेल लोग आते थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, दैट हैव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम सबके लिए नहीं थी, तो जाहिर सी बात है वो लोग तो इसका विरोध करेंगे ही। यानी उस मेल वर्ग ने जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और सभी वुमेन ने इसके नेपोलियनिक रूल का जो अपोजिशन था वो करना शुरू कर दिया, उसको अपोज करना शुरू कर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिड नॉट मीन पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर ऑल, तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। सेंसरशिप, दैट मीन्स पीपल हैड नॉट राइट टू स्पीच। सेंसरशिप लागू करी नेपोलियन ने। मोनार्की में भी अगर हम देखें तो मोनार्की की कंजर्वेटिज्म की सबसे बड़ी कमी क्या थी? सेंसरशिप को लागू करना। ये लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं देते, अगर कोई इनका विरोध करता है तो उसका ही सफाया कर दिया जाता है। तो यही चीज़ नेपोलियन ने भी लागू करी। नेपोलियन ने अपनी मर्जी से जो उसे सही लगा वो लागू किया, लेकिन लोग क्या चाहते हैं
ये उसने नहीं देखा। तो अगर लोग उसके किसी चीज़ का विरोध करते थे तो उसको ख़त्म कर दिया जाता था। तो सेंसरशिप लागू करी, और जिसका मीनिंग क्या था कि लोगों के पास बोलने का, अपने विचारों को रखने का अधिकार नहीं था। सेंसरशिप दैट मीन्स पीपल हैड नॉट राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन। उनके पास बोलने और अपने आप को एक्सप्रेस करने का राइट नहीं था। टैक्सेशन मीन्स पीपल वर फोर्स टू पे मोर टैक्स। ठीक है, एक था क्या उसकी कमी थी, टैक्सेशन। टैक्सेशन का मीनिंग था कि उसने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए। उसने कहा कि इतने सारे जो रिफॉर्म्स करने हैं वो ऐसे ही थोड़े ना हो जाएंगे, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा, जब लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे। तो हर चीज़ पर कई कई गुना टैक्स उसने बढ़ा दिए थे। ये उसकी कमी थी, क्योंकि एक तरफ तो लोगों को, एक तरफ तो उसने सर्वडम से मुक्ति दिलाई, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, जहाँ से निकले थे वहीं आकर खड़े हो गए लोग। तो ठीक है, तो ये भी उसके नेपोलियन रूल की बहुत बड़ी कमी थी। नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ी कमी थी वो थी फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू फ्रेंच आर्मी। नेपोलियन का एम क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में करना, ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन टेरिटरीज़ तक अपने फ्रांस का फैलाव लेकर जाना, अपने फ्रांस की टेरिटरीज़ को बढ़ाना। और इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने कब्जे में करना चाहता था। अब वो ऐसे ही तो अपने आप साइन कर नहीं देंगी कंट्रीज़ की, लो भैया तुम मेरी इलाका ले लो, हम तुम्हें देने को तैयार है नेपोलियन जी, ऐसा तो होता नहीं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी था कि फ्रेंच आर्मीज़ को इन नेपोलियन कंट्रीज़ में शामिल करवाना होगा, एंटर करवाना होगा। और इसके लिए ज़रूरी था कि आर्मी में लोग भी तो होने चाहिए। तो इसके लिए नेपोलियन ने क्या करा, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट शुरू कर दी, ज़बरदस्ती भर्तियां शुरू कर दी। हर घर से एक आदमी ज़रूर फ्रांस आर्मी में आएगा, उसने ये रूल लागू कर दिया। तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स तो उसके खिलाफ होंगे, जिनका इकलौता बच्चा है वो क्या करेंगे, है ना। तो जो इसकी फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू फ्रेंच आर्मी थी, ये भी नेपोलियन रूल की बहुत बड़ी कमी थी। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू द फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप। पूरे यूरोप को जीतने के लिए उसने फ्रेंच आर्मी बनाई और उसमें ज़बरदस्ती लोगों को शामिल किया। नेक्स्ट आता है गेव वुमेन माइनर स्टेटस सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। वुमेन को उसने कोई अच्छा दर्जा नहीं दिया, वो बेचारी जहाँ पहले थी अब भी वहीं थी, बल्कि वुमेन को एक माइनर स्टेटस दिया कि बहुत ही छोटा स्टेटस, कि वो या तो अपने फादर के अथॉरिटी में रहें या हस्बैंड की, यानी उनकी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है, अपना कोई राइट नहीं है, अपनी कोई उनकी अधिकार नहीं है। ठीक है, वो या तो अपने हस्बैंड के अंडर में रहें या फिर अपने फादर के अंडर में रहें। तो वुमेन को माइनर स्टेटस दिया, तो जिससे कि वुमेन भी उसके अपोज में हो गई थी। अगला जो बहुत बड़ा था और जिसकी वजह से लोग दुआ कर रहे थे कि भैया भागो तुम यहाँ से फ्रेंच आर्मी, हमारा तो मोनार्की सिस्टम में बेटर है, वो क्या था कि फ्रेंच आर्मी खुद ही जो थी फ्रेंच आर्मी खुद ही टायरेनिकल हो गई थी, खुद ही अत्याचारी हो गई थी। फ्रेंच आर्मी खुद ही सबसे बड़ी अत्याचारी इन कंट्रीज़ में हो गई थी। जैसे कि आपकी इसमें एनसीईआरटी में ये एक पिक्चर दे रखी है और उसमें पूरा बताया गया कि किस तरीके से ये जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स में दिखाई देंगे। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, किसानों को अपने घुटने पर चलने के लिए, अपनी नाक रगड़ने के लिए मजबूर करते थे, या कोई किसान अपना ठेला लेकर जा रहा है, कोई आदमी उसका ठेला छीन लेते थे, सामान छीन लेते थे, औरतों को तंग करना, ये सब फ्रेंच आर्मी का रोज़ का काम बन गया था। तो फ्रेंच आर्मी जो थी वो खुद ही टायरेनिकल हो गई थी, खुद ही अत्याचारी हो गई थी और लोग उससे छुटकारा पाना चाहते थे। तो ऑल दीज सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये सब कुछ जो डिसएडवांटेजेस थी, जो कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर भारी पड़ गए। तो डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स ज़्यादा थे बजाय नेपोलियनिक कोड के फ़ायदे के। तो लोग अब क्या चाहते थे कि हमें अब इस रूल से छुटकारा चाहिए। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा कि नेपोलियनिक कोड में उसने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे और फिर उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे।